नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम प्रीवियस जो ईयर के जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो पढ़ रहे थे, और हम जो नोट सेट के जितने भी जो एग्जाम से जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस से अभी रिसेंटली 2022, 2021 और जो 2020 के अंदर पूछे गए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है दोस्तों, उसके अंदर जो क्वेश्चंस जो हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो हम पढ़ेंगे। तो वो हम 2022 का शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो नोट सेट का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉपर टी 380A है, आईयूडी है ये, हाउ लॉन्ग इज इफेक्टिव, कि ये कितनी इफेक्टिव होती है। कॉपर टी 380A है, ये कितनी इफेक्टिव होती है, इसके बारे में आपको दोस्तों बताना है। तो मतलब कितने ईयर तक ये इफेक्टिव होती है। ऑप्शन ए है 10 साल, 7 साल, 5 साल और 3 साल। तो हम बात करते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी 10 ईयर, कि कॉपर टी 380A है जो 10 साल तक इफेक्टिव होती है। ये तो वो क्वेश्चन हो गया सीधा जो आपको पता है, इसका आंसर आपने बता दिया। अब कॉपर टी 380A से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। 380A कॉपर टी, अगर 380A की बात करें दोस्तों हम, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो 380 लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या है इसके अंदर 380। तो दोस्तों ये कॉपर टी के अंदर जो लिखे हुए होते हैं, जैसे 200 लिखा हुआ होता है, 220 लिखा हुआ होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ऑफ कॉपर, जितना उसमें कॉपर को लेमिनेट किया जाता है, जितना कॉपर यूज किया जाता है जितने सरफेस एरिया पे, तो उसे ही हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ जो कॉपर है दोस्तों वो है यहाँ पे 380। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन कॉपर टी 380A को 380 लेटर डिनोट्स द, 380 नंबर्स डिनोट द, किस चीज को डिनोट करते हैं ये, तो ये सरफेस एरिया डिनोट करते हैं। यहाँ पर ए आता है दोस्तों कि ए के लिए क्या है, तो ए के लिए दोस्तों इसके अंदर हम कुछ मात्रा में क्या यूज करते हैं, हम सिल्वर यूज करते हैं। तो सिल्वर को हम Ag भी बोलते हैं, इसलिए कॉपर टी 380 जो ए है इसे हम कॉपर टी 380A या कॉपर टी 380 Ag के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, इसलिए इसे यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, ए दिया गया। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कुछ कॉपर टी ऐसी होती है जिनके अंदर मान लो बी लिखा हुआ होता है, ठीक है, जैसे कॉपर टी 220B, तो वहां पर बी का मीनिंग क्या होता है कि वहां पर ब्रॉन्ज होता है, नहीं दोस्तों, वहां पर ये जो सिर्फ 380A ही ऐसा है जिसके अंदर हम जो केमिकल जो यूज कर रहे हैं, कॉपर तो यूज करते हैं, ऐसे में सोचना कि कॉपर यूज नहीं करते, कॉपर यूज करते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इसमें सिल्वर मिक्स करते हैं। लेकिन बाकियों की जितनी भी कॉपर टी है इसके अलावा दोस्तों, उनके अंदर अगर बी, ए, सी, डी ये लिखे हुए आते हैं ना दोस्तों, तो इनका मतलब होता है इनकी साइज, इनकी क्या होती है दोस्तों, साइज होती है। 4 साइज में कॉपर टी अवेलेबल होती है, ए, बी, सी और डी। सबसे बड़ी जो साइज होगी वो इसमें क्या होगी दोस्तों, डी साइज होगी। क्या होगी, डी साइज होगी। और क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर दोस्तों, सबसे पहली बात पूछ सकता है कि कौन सा मेथड है, किस चीज का मेथड है ये, तो टेम्परेरी मेथड है ये, टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग, टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग। इसके बाद में दोस्तों बात कर सकते हैं कि जो आईयूडी होते हैं, या इनको हम आईयूसीडी भी बोलते हैं, आईयूडी भी बोल सकते हैं या फिर आईयूसीडी भी बोल सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज के नाम से मैंने जानते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार की होती हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जाम्पल जो है दोस्तों वो आ जाते हैं। तो एक आपसे पूछ सकते हैं कि भाई फर्स्ट जनरेशन जो पहले बहुत पुरानी है वो फर्स्ट जनरेशन की है दोस्तों, दूसरी जो आती है वो सेकंड जनरेशन आती है, और जो आजकल रिसेंटली जो बनी है दोस्तों वो कौन सी कहलाती है, आपकी थर्ड जनरेशन कहलाती है। फर्स्ट जनरेशन जो होती है दोस्तों, इनको हम इनर्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा कि कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जिन्हें हम इनर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स के नाम से भी जानते हैं, आईयूडी के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आएगा दोस्तों, आपका इनर्ट आएगा, ठीक है। इनर्ट जो होती हैं उन्हें हम फर्स्ट जनरेशन के इंक्लूड करते हैं, या इन्हें हम नॉन मेडिकेटेड भी बोलते हैं, कि इसमें किसी भी प्रकार की क्या यूज नहीं की जाती थी दोस्तों, मेडिकेशन यूज की नहीं की जाती थी, तो नॉन मेडिकेटेड भी कहते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सीधा बनता है, ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो लिपेज लूप होता है वो कौन से प्रकार का आईयूसीडी होता है, तो फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी होता है। एक और पूछ सकता है दोस्तों आपको, जैसे ग्राफेनबर्ग रिंग, ग्राफेनबर्ग रिंग, एक नाम और याद रख लेना, लिपिड लूप सब याद रखते हैं, एक नाम और याद रख लेना कि ग्राफेनबर्ग जो रिंग होती है दोस्तों वो भी कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो होती है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, मेनली कॉपर यूज करते हैं या फिर हम मेटल यूज करते हैं। और जो थर्ड जनरेशन जो होती है दोस्तों, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, हार्मोन्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम इसके अंदर, हार्मोन। वैसे इन दोनों को ही, सेकंड और थर्ड जनरेशन को ही हम मेडिकेटेड के नाम से जानते हैं, कोई एक नहीं है, दोनों को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मेडिकेटेड आईयूसीडी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, मेडिकेटेड आईयूसीडी के नाम से जानते हैं सेकंड और थर्ड को हम, ठीक है। इसके अंदर हम कॉपर या फिर मेटल यूज करते हैं, और थर्ड के अंदर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, हार्मोन यूज करते हैं। अब एग्जांपल में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इसका क्या एग्जांपल है, तो आपको ध्यान रखना, ज्यादातर जैसे कॉपर टी 200 है, कॉपर टी 220B है,
कॉपर-टी 380A है, ठीक है। तो ये सभी किसके एग्जांपल है दोस्तों? सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है। तो डायरेक्टली आपसे वो पूछ सकता है कि इसके एग्जांपल क्या होंगे। थर्ड जनरेशन दोस्तों, उससे क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल देगा कि कौन सी जनरेशन का है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो इसके अंदर आता है दोस्तों प्रोजेस्ट असर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोजेस्ट असर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेगा आपसे कि प्रोजेस्ट असर्ट कौन सी जनरेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों आपसे? वो पूछेगा एलएनजी, लेवेनोर्गेस्ट्रोल, लेवेनोर्गेस्ट्रोल कौन सी जनरेशन की आईयूसीडी है? दोस्तों सीधा सीधा आप बताओगे कि सर ये इस जनरेशन की आईयूसीडी है। चलो अब जो ये टाइम का जो क्वेश्चन आया उसी के बारे में बात करते हैं। इसको हम सेल्फ लाइफ के नाम से जानते हैं कि भाई कितने टाइम तक ये बना हुआ रहती है, कितना टाइम तक ये दोस्तों ये क्या करती है, काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेस्ट असर्ट की। मैं असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा, कम से ज्यादा की तरफ आपको लेके जाऊंगा। तो प्रोजेस्ट असर्ट अगर आपको देता है दोस्तों, तो आप कहोगे कि ये कितने साल तक इफेक्टिव होती है? सिर्फ 1 साल तक इफेक्टिव होती है। सीधा क्वेश्चन बनेगा, जहां पर क्यों लिखूं समझ जाना है कि वहां पर क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि सीधा आपको कॉपर-टी ही दे दिया उसने, कोई भी नाम नहीं लिखा है कॉपर-टी में, तो आप इसका दोस्तों आपसे पूछे कि कितने साल तक कॉपर-टी इफेक्टिव होती है, तो आप इसका इफेक्टिव कितने बताओगे दोस्तों? 3 से और 5 साल तक इसको क्या बताओगे दोस्तों? आप इफेक्टिव बताओगे। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि कॉपर-टी 200 कितने साल तक यूज की जाती है? आंसर आएगा दोस्तों 4 साल की कॉपर-टी जो 200 4 साल तक यूज की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा कि नोवा-टी कितने साल तक यूज की जाती है? तो नोवा-टी अगर आपसे पूछता है दोस्तों, तो ये आपकी यूज की जाती है लगभग 5 साल तक। नोवा-टी कितने साल तक दोस्तों? 5 साल तक। फिर आता है आपका दोस्तों एलएनजी, लेवेनोर्गेस्ट्रोल। लेवेनोर्गेस्ट्रोल जो है दोस्तों 7 से और 10 साल तक यूज की जाती है। और एक आपने अभी पढ़ा है, सारे के सारे दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन बन रहे हैं। अब की बार जो क्वेश्चन बना वो कितने साल का बन गया आपका? 10 साल का, कि 380A है वो कितने साल तक यूज की जाती है दोस्तों? 10 साल तक। इसके अलावा भी आईयूसीडी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस बनता है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, पूछेगा आपसे एग्जामिनर। आपको बताना है कि सर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट मुझे पता है, क्या है दोस्तों? वेजाइनल ब्लीडिंग है दोस्तों। दूसरा पूछेगा आपसे कि मोस्ट कॉमन सेकंड साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन सेकंड साइड इफेक्ट, सेकंड साइड इफेक्ट दोस्तों आंसर आएगा इसका दोस्तों कि पेन है। पेन है, लगभग जो वेजाइनल ब्लीडिंग है 2 मंथ तक रहती है, और पेन जो होता है दोस्तों वो 2 से 3 मंथ तक रहता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे एग्जामिनर कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी, कि जो फीमेल्स है ना उनको आईयूडी लगा दी और वो हटवा लेती हैं, तो उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? ब्लीडिंग नहीं है, ध्यान रखना, पेन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? पेन आएगा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूडी। इसके अलावा दोस्तों आईयूडी से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे? इसके अलावा दोस्तों आईयूडी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी आईयूडी है जिसके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। मतलब हम यूज तो किस लिए कर रहे हैं इसको कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आए कि हाईएस्ट चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी किसमें होते हैं, ठीक है। सीधा ऐसे लिखो, मैं आपको अलग तरीके से लिखाता हूं कि प्रेगनेंसी के हाईएस्ट चांसेस किसमें होते हैं और लोवेस्ट चांसेस किसमें होते हैं। भाई हमने आईयूडी यूज किया तो इफेक्टिव होनी चाहिए ना, लेकिन मान लो कौन सी ऐसी है दोस्तों जिसके अंदर सबसे मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो लिपेज लूप, भाई पहले की है पुरानी है तो थोड़ा सा काम कम करेगी, तो लिपेज लूप के अंदर प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। और जो आजकल यूज की जाती है दोस्तों एलएनजी, उसके अंदर चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे कि मतलब अपने आप क्या हो रही है दोस्तों? एक्सपेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है अपने आप। रिमूवल का मतलब हमने बाहर निकाला, एक्सपेल का मतलब क्या हो? खुद बाहर निकली। पूछेगा आपसे कि एक्सपल्सन के हाईएस्ट चांसेस किसके अंदर होते हैं और जो लोवेस्ट चांसेस किसमें होते हैं? दोबारा से दोस्तों हाईएस्ट लिपेज लूप में ही होंगे, ध्यान रखना, लिपेज लूप के अंदर हाईएस्ट चांसेस होते हैं। लोवेस्ट जो पूछेगा तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रोजेस्ट असर्ट। क्या आएगा दोस्तों? प्रोजेस्ट असर्ट को सबसे कम अपने आप एक्सपेल्ड होती है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा रिमूवल किसके अंदर देखा गया है? सबसे ज्यादा लगा दिया और रिमूवल करने के जो चांसेस हैं दोस्तों वो किसके अंदर सबसे ज्यादा रिमूवल के चांसेस देखे गए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका एलएनजी है उसके सबसे ज्यादा देखे गए हैं, और जो प्रोजेस्ट असर्ट है उसके सबसे कम देखे गए हैं। मतलब रिमूवल और एक्सपेल्सन में आप अंतर तो समझ गए ना। अंतर का मतलब ये है दोस्तों, एक तो हम अपने आप निकल रही है तो वो एक्सपेल्सन होगा, और एक हमने खुद ने रिमूव की है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिमूवल जो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है दोस्तों? एलएनजी किया जाता है, और सबसे कम जो रिमूवल किया जाता है दोस्तों वो कौन सा किया जाता है? आपका प्रोजेस्ट असर्ट किया जाता है। तो 6 क्वेश्चन बन गए ये, और 6 के 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताओ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूसीडी बताओ। डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, 3-4 आपको एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा, ठीक है। प्रेगनेंसी है तो क्यों यूज करेंगे हम? अगर प्रेगनेंसी है या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो नहीं यूज करेंगे। किसी भी फीमेल को अगर दोस्तों एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है नहीं यूज करेंगे, क्योंकि दोबारा से चांसेस हो जाएंगे, उसके पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी यूज नहीं करेंगे। सीवियर एनीमिया हो नहीं यूज करेंगे, सीवियर एनीमिया हो नहीं यूज करेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो नहीं यूज करेंगे। पेशेंट को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, नेक्स्ट लिखा देता हूं,
वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है पहले से ही, जिसको हमें पता नहीं है कि उसका कोज क्या है, ठीक है, कोई कोज नहीं पता हमें, कोजलेस नहीं यूज करेंगे। उसे किसी भी प्रकार का कैंसर है, सीए है दोस्तों, नहीं यूज करेंगे, चाहे सीए ऑफ सर्विक्स हो, चाहे सीए ऑफ यूट्रस हो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का फिब्रोइड हो, तो इसमें किसी में भी हम क्या यूज नहीं करेंगे दोस्तों, ये यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें चांसेस क्या है, क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े से इसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी कम होते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम से, कि भाई टाइम ऑफ इंसर्शन क्या होता है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर होगा कि फर्स्ट, तो ये चीज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग फेज के अंदर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्लीडिंग फेज में इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ब्लीडिंग फेज में भी इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डेज तक, 1 to 10 डेज। कुछ बुक्स में आपको 7 मिलेगा, कुछ में 10 मिलेगा, ध्यान रखना, आपको याद रखना है 10 दिन तक, ठीक है। 4 दिन तक ब्लीडिंग फेज हुई, उसके अलावा 6 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों, 7 दिन हो गए, तो 10 दिन हो गए, तो 7-10 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग फेज के बाद में 6 दिन तक यूज करेंगे, और पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम देखें तो कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, 10 दिन तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों पूछता है कि लेबर के बाद में कितने या पोस्टपार्टम कितने यूज कर सकता है, पोस्ट लेबर या पोस्टपार्टम, दोस्तों याद रखना 48 आवर्स, ठीक है। कितना यूज कर सकते हैं, 48 आवर्स यूज कर सकते हैं। अगर उसके बाद यूज करनी है तो दोस्तों 6 वीक के बाद ही यूज करेंगे, आफ्टर 6 वीक यूज करेंगे। कितने सारे क्वेश्चंस दोस्तों बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं, जिससे रिलेटेड जो दोस्तों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, सबको नोट किया करो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जो लिखा रहा हूँ ना, मैं वही लाइनें लिखाता हूँ इसमें, जो ज्यादातर आपके लिए क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। बिना इंपॉर्टेंट चीजें मैं लाता ही नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर-टी 380A पूछा दोस्तों आपको, तो कॉपर-टी 380A है जो दोस्तों, कितने साल के लिए इफेक्टिव होती है आपकी, 10 साल के लिए क्या होती है दोस्तों, इफेक्टिव होती है, ठीक है, 10 साल के लिए इफेक्टिव होती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है कि विच फूड इंक्रीजेस द आयरन एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि कौन से फूड है दोस्तों जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को अपने माइंड में गोला लगा लिया करो, ठीक है, क्योंकि मान लो कंप्यूटर मिलेगा आपको, वहां पे गोला नहीं मिलेगा, तो माइंड में लगा लिया करो कि कौन से फूड है जो करते हैं इसको छोड़ के, ठीक है दोस्तों। सिट्रस फ्रूट है, स्प्राउट्स है, अमला है, तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं दोस्तों, इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। आपको लग रहा होगा कि कर्ड आएगा, कर्ड भी करता है, लेकिन कर्ड नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। कर्ड क्या होता है दोस्तों, कर्ड का मतलब दही होता है। दही क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करने वाला फूड है आपका कर्ड। चलो बात कर लेते हैं आयरन की। कितने क्वेश्चंस बनते हैं, आयरन सबसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम है, आयरन और आयोडीन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के अंदर, ध्यान रखना। आयरन जो उनमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। सबसे पहले चीज, अभी हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की ही बात कर लेते हैं। अगर हम दोस्तों एब्जॉर्प्शन की बात करें, ऐसे कोई भी फूड जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं दोस्तों, उनको हम प्रोमोटर्स के नाम से जानते हैं। सीधा पूछ लेगा कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने वाले फूड क्या कहलाते हैं, प्रोमोटर्स कहलाते हैं। ऐसे फूड जो एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं दोस्तों, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनहिबिटर्स कहलाते हैं दोस्तों। प्रोमोटर्स पूछेगा कि क्या क्या फूड है दोस्तों, सिर्फ एक ही फूड है। आपको याद रखना है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड रिच फूड है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी है, या फिर विटामिन सी के जो फूड हैं दोस्तों, रिच फूड हैं, वो सब क्या करते हैं दोस्तों, इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। क्या करते हैं, कम करते हैं। अब की बार मान लो ये पूछ लिया, अब इनहिबिट से रिलेटेड है दोस्तों, वो भी पूछ सकता है। इनहिबिट से याद रखना दोस्तों, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। कर्ड हमने अभी पढ़ा है कि कर्ड क्या होता है दोस्तों, मिल्क प्रोडक्ट ही होता है, मिल्क से तो बनता है दही। तो मिल्क प्रोडक्ट होने के कारण ये एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है दोस्तों, कम कर रहा है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एग अब से आपसे पूछता है, तो एग भी एब्जॉर्प्शन को क्या करता है दोस्तों, इसके एब्जॉर्प्शन को एग भी क्या करता है, कम करता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 3 ऐसे कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, ध्यान रखना। कार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट्स केमिकल्स आप ले रहे हो ज्यादा, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। अगर आपसे पूछता है कि फॉस्फेट्स, तो फॉस्फेट्स भी क्या करता है दोस्तों, कम करता है। ऑक्जेलेट्स पूछेगा, ऑक्जेलेट्स जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों, वो भी एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। एक फाइटेट्स और होते हैं, ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो कम करने वालों में कम से कम ज्यादा याद नहीं हो, तो ये तो याद रख ही लेना कि मिल्क प्रोडक्ट और जो एग होते हैं दोस्तों, एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आयरन में क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। आयरन का आपको वो पूछेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन से प्रकार का एनीमिया होता है। तो एनीमिया पूछेगा दोस्तों, तो लिखना है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक।
माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है दोस्तों। ठीक है, इस यहीं पर याद रख लेना कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड इन दोनों से होता है मेगेलोब्लास्टिक। कौन सा होता है दोस्तों? मेगेलोब्लास्टिक होता है। यहां पर होता है माइक्रोसाइटिक, मतलब सेल की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अगर अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आयरन का मोस्ट सेंसिटिव टूल कौन सा होता है? क्वेश्चन आपको आयरन देखना है बॉडी के अंदर। मोस्ट सेंसिटिव टूल ऑफ आयरन आपको देखना है, तो क्या देखोगे दोस्तों आप? तो सीरम फेरिटीन देखोगे। क्या देखोगे? सीरम फेरिटीन देखोगे। अगर सीरम फेरिटीन का लेवल दोस्तों 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम मिलता है तो उस पेशेंट को क्या होगा दोस्तों? एनीमिया देखा जाएगा। उस पेशेंट में क्या माना जाएगा दोस्तों? एनीमिया माना जाएगा। एनीमिया का याद रखना, आप बार बार अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ते हो, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग पढ़ते हो। एनीमिया मैं WHO के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। WHO ने जो बताया वही तो मानोगे ना आप। हीमोग्लोबिन में किसी भी रिपोर्ट में देख लेना, किसी रिपोर्ट में आपको कुछ मिलेगा, किसी रिपोर्ट में आपको कुछ मिलेगा, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है। आप WHO की साइट पे भी इसको जाकर देख सकते हो दोस्तों। एडल्ट मेल पूछता है तो उसका ध्यान रखना है दोस्तों आपको। 13 हीमोग्लोबिन कट ऑफ है, मतलब कि 13 से अगर कम हो गया तो क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। अगर दोस्तों फीमेल देता है तो फीमेल का आएगा दोस्तों 12। क्या आएगा दोस्तों? 12 आएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी देता है तो प्रेग्नेंट लेडी का आएगा दोस्तों 11। क्या कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, 11 से कम है तो क्या माना जाएगा दोस्तों? एनीमिया माना जाएगा। लैक्टेशन के अंदर वापस से फिर 12 हो जाता है। लैक्टेशन के अंदर वापस से 12 हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, तो ये वाला जरूर ध्यान रखना है। WHO के अकॉर्डिंग याद रखना है। हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में 18 मानते हैं, किसी 16, किसी में 14, किसी में 12। तो कट ऑफ पॉइंट है एनीमिया के लिए, ये आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर दोस्तों टोटल जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? पूरी प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1000 mg। कल ही हमने पढ़ा है कि एनीमिया मुक्त जो भारत है, एनीमिया मुक्त भारत है, उसमें हम कितना एलिमेंटल आयरन लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। एल्यूमिनियम में कितना लेते हैं दोस्तों? हम 60 mg लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 60 mg आयरन लेते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा आयरन का क्या होता है? लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा आयरन का लॉस होता है। पूछेगा कि कितना आयरन लॉस होता है भाई एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से? याद रखना है दोस्तों 13 mg। कितना लॉस होता है दोस्तों आयरन का? लॉस 13 mg आयरन लॉस होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, उस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में कितना आयरन पाया जाता है? तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में आयरन की जो मात्रा होती है दोस्तों 3.34। कितनी होती है? 3.34 mg होती है। 3.34 याद रखना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन 2 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। एक होता है दोस्तों हिम फॉर्म, जो कि ब्लड सेल्स में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से टच होता है, जो हिम कहलाता है। और दूसरा फॉर्म ऐसा जो स्टोर होता है जिसे हम नॉन हिम के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम जानते हैं? नॉन हिम के नाम से। हमारी बॉडी के अंदर जो कि जैसे मान लो स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, किडनी के अंदर, इन सब के अंदर जो आयरन स्टोर होता है दोस्तों वो किस फॉर्म में होता है? नॉन हिम के फॉर्म में होता है। इसी प्रकार से इसके सोर्सेज भी होते हैं कि जो हम आयरन खाते हैं दोस्तों, तो वो नॉन वेजिटेबल सोर्स से जितने भी हम आयरन खा रहे हैं, चाहे आप क्या खा रहे हैं दोस्तों? किसी भी एनिमल का लीवर खा रहे हो आप, ठीक है, लीवर अगर आप खा रहे हो तो उसके अंदर भी कौन सा आयरन प्राप्त होगा आपको? हिम आयरन क्या होता है दोस्तों? प्राप्त होता है। ठीक है। इसके अलावा फिश खा रहे हो, पोल्ट्री खा रहे हो, मतलब मुर्गी, तो ये सब लीवर, फिश, पोल्ट्री, मीट, इन सब से कौन सा आयरन मिलता है दोस्तों आपको? हिम आयरन। क्वेश्चन आता है कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स क्या होता है? आयरन का रिचेस्ट सोर्स पूछ सकता है दोस्तों आपसे वो, कि सबसे ज्यादा आयरन किसके अंदर पाया जाता है? रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन क्या होता है? बताओ दोस्तों क्या होता है? ध्यान रखना। अगर वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो उसमें बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वेजिटेबल लिखना इसमें। तो ड्राई पंपकिन सीड, ध्यान रखना, ड्राई पंपकिन सीड मोस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है ड्राई पंपकिन सीड के अंदर। अभी एक जागेरी के बारे में बताऊंगा आपको। ड्राई पंपकिन सीड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है। इसके अलावा किसमें पाया जाता है दोस्तों? आपका पिस्ता में पाया जाता है। ध्यान रखना, पिस्ता के अंदर, पिस्टैचियो, ठीक है, इसके अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा कैज्यू में पाया जाता है दोस्तों, CASHATEW, कैज्यू के अंदर। कैबेज के अंदर पाया जाता है, कैबेज के अंदर पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सारे याद नहीं मत करना, लेकिन ये 3 जरूर याद कर लेना। बात करते हैं दोस्तों जागीरी की, गुड़ की। गुड़ के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? आयरन होता है।
कैसे होता है इस बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में जागेरी के अंदर आयरन नहीं होता, लेकिन जिन वेसल्स के अंदर बनाया जाता है, जिन बर्तनों में पाया जाता है, बनाया जाता है इसको, गुड़ को, जागेरी को, उससे क्या मिल जाता है दोस्तों, आयरन मिल जाता है। इसलिए उस समय जागेरी क्या हो जाता है, रिचेस्ट सोर्स हो जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन के अंदर अगर जागेरी दे रखे हैं तो फिर आप आंसर जागेरी ही करोगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बस ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्टली जागेरी के अंदर कोई आयरन ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब उसको बनाया जाता है, जिन बर्तनों का यूज किया जाता है, जिन लोहे के बर्तनों का यूज किया जाता है, जिन आयरन का यूज किया जाता है दोस्तों, उसके कारण ये होता है। ध्यान रखना विटामिन सी क्यों जरूरी है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि इसको फेरिक को दोस्तों फेरस में बदलती है, ये फेरिक को फेरस में बदलती है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और बॉडी के अंदर जो आयरन जो एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों, वो भी किस रूप के अंदर होता है, फेरस फॉर्म के अंदर ही होता है, फेरस फॉर्म के अंदर ही होता है। इसलिए विटामिन सी क्या होती है, जरूरी होती है। बहुत चीजें हैं, बस बहुत खत्म, काफी चीजें पढ़ ली हमने। तो दोस्तों ये सब चीजें क्या करती है, इंक्रीज करती है। डाइटरी फाइबर्स क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनहिबिटर्स में लिख लेना, डाइटरी फाइबर्स भी लिख लेना, डाइटरी फाइबर्स भी डिक्रीज करता है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं टॉपिक करवा रहा हूं, पूरा का पूरा टॉपिक करवा दूंगा। एक क्वेश्चन आ गया समझ लो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्लाइकल कोड इज ऑल्सो नोन एज, अम्लाइकल कोड को किस किस नाम से जाना जाता है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, फ्यूनिस। एक आपको क्या दे रखा है ऑप्शन के अंदर दोस्तों, प्लासेंटल कोड दे रखा है। एक यू कोड दे रखा है, ध्यान रखना अम्लाइकल कोड नहीं लिखा हुआ, दिस इज यू कोड। और एक दे रखा है कनेक्टिंग स्टाक। तो दोस्तों अम्लाइकल कोड को हम किस नाम से जानते हैं, हम फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। देखो प्लासेंटल कोड बोलने में बोल दो, लेकिन बोलते नहीं है इसको, यू कोड नहीं बोलते, कनेक्टिंग स्टाक तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। आपको सर कनेक्टिंग स्टाक से तो फॉर्मेशन होता है, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे हम बात करते हैं दोस्तों अम्लाइकल कोड की, अम्लाइकल कोड, ठीक है दोस्तों। अम्लाइकल कोड सुनो, ये है दोस्तों मदर, ये है मदर, ये है मदर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि मदर और फीटस, मदर और फीटस को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है, मदर और फीटस को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है दोस्तों, कनेक्टिंग लिंक। आंसर आएगा प्लासेंटा। क्वेश्चन आएगा अगर मदर और फीटस को कौन करता है दोस्तों, प्लासेंटा करता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि प्लासेंटा को और फीटस को कनेक्ट कौन करता है, प्लासेंटा को और फीटस को कनेक्ट कौन करता है दोस्तों। आंसर आएगा आपका अम्लाइकल कोड। क्या आएगा दोस्तों, अम्लाइकल कोड आएगा। अम्लाइकल कोड को क्वेश्चन अभी आ ही गया ये तो, कि अम्लाइकल कोड को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि जो चौथा जो ऑप्शन दे रखा है कनेक्टिंग स्टाक, उसके बारे में बताता हूं कि अम्लाइकल कोड का डेवलपमेंट किससे होता है दोस्तों। 2 चीजें हैं, दोनों से होता है, एक ही नाम है दोनों के, मतलब एक ही चीज के 2 नाम है। कनेक्टिंग स्टाक फॉर्मेशन होता है, कहते नहीं है, जो चौथा ऑप्शन है ना उससे क्या होती है, अम्लाइकल कोड बनती है। इसको अगर ऑप्शन में कनेक्टिंग स्टाक नहीं आएगा तो क्या मिलेगा आपको, बॉडी स्टाक मिलेगा। क्या मिलेगा, बॉडी स्टाक मिलेगा ऑप्शन में आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि अम्लाइकल कोड की लेंथ कितनी होती है, अम्लाइकल कोड की लेंथ कितनी होती है। आंसर आएगा दोस्तों 30 से लेकर लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि शॉर्ट कोड किसको कहते हैं, शॉर्ट कोड किसको कहते हैं दोस्तों, 20 सेंटीमीटर से कम अगर अम्लाइकल कोड है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, शॉर्ट कोड के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग कोड किसको कहते हैं, लॉन्ग कोड किसको कहते हैं। आंसर क्या आएगा दोस्तों कि 100 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा लेंथ है तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लॉन्ग कोड बोलेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, लॉन्ग कोड के नाम से हम इसे जानेंगे। इसके अगर डायमीटर की बात करें दोस्तों, तो डायमीटर जो लगभग होता है वो लगभग कितना होता है दोस्तों, 1.5 सेंटीमीटर होता है। रेंज के अंदर इसका 1 से लेकर और 2.5 सेंटीमीटर तक रेंज हो सकती है। रेंज 1 to 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एवरेज जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो बाहरी बार जो लेयर पाई जाती है इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम एमनियोन एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। एमनियोन एपिथेलियम क्यों, क्योंकि ये 2 एमनियोन से ही बनती है ना, एमनियोन जो लेयर उसी से बनती है। मान ली इसकी जो लेयर इस चारों तरफ क्या होती है, इससे कवर्ड होती है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, एमनियोन एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। इसे हम एमनियोन एपिथेलियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार आपको बताने की मेरे को शायद जरूरत भी नहीं है। एक क्वेश्चन ज्यादातर कितनी अम्लाइकल आर्टरी होती है, कितनी अम्लाइकल वेन होती है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, आपको एक बच्चे का चेहरा याद रखना है। यहाँ पर ये ए बना लो, यहाँ पर ये वी बना लो, ठीक है। 2 आंखें हो गई, एक क्या हो गई दोस्तों आपके इसके होठ हो गए। तो एक अम्लाइकल वेन होगी दोस्तों और 2 क्या होंगी दोस्तों, अम्लाइकल आर्टरी होंगी। 2 आर्टरी होंगी, एक क्या होगी, वेन होगी। क्वेश्चन पूछेगा किसमें ज्यादा ऑक्सीजन होता है, तो लिप्स क्या होते हैं दोस्तों, रेड कलर के होते हैं, ठीक है।
क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड पाया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर एक जेली पाई जाती है भाई, क्या पाई जाती है, जेली पाई जाती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या बोलते हैं भाई उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है, उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं दोस्तों, आंसर आएगा वार्टन्स जेली। क्या बोलते हैं, वार्टन जेली। पुराना हो गया, नहीं आएगा क्वेश्चन, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आएगा दोस्तों कि वार्टन जेली किसकी बनी हुई होती है, किससे बनती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कभी कभी एक ब्लाइंड पाउच स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है, एक ब्लाइंड पाउच स्ट्रक्चर दिखाई देती है दोस्तों। ऐसे एक पाउच सब रहेगा जो आगे की साइड क्या रहेगा दोस्तों, बंद रहेगा। जो कोई भी चीज बंद होती है वो क्या कहलाता है, ब्लाइंड पाउच कहलाता है। क्वेश्चन आएगा कि ब्लाइंड पाउच जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि ब्लाइंड पाउच को किस नाम से जानते हो भाई, बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा एलेंटोइस। क्या होगा, एलेंटोइस। इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि एलेंटोइस जो होती है दोस्तों वो किससे बनती है। तो जो आपका योक सैक जो होता है दोस्तों, उस योक सैक के रेमिनेंट से बनती है, ये उसके बचे हुए भाग से बनती है। रेमिनेंट, योक सैक के रेमिनेंट से क्या बनती है दोस्तों, आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाली जो ब्लाइंड जो पाउच है दोस्तों वो पाया जाता है, जिसे हम किस नाम जानते हैं, एलेंटोइस के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो पाया जाती है। इसके अलावा एक लास्ट चीज और बताऊंगा, बस फिर खत्म करेंगे इसको। अम्बिलिकल कॉर्ड में कभी कभी नोट लग जाती है, तो नोट भी दो प्रकार की होती है। नोट का मतलब होता है गांठ लग जाना। तो एक होती है दोस्तों ट्रू नोट और एक होती है फॉल्स नोट। फॉल्स नोट, तो ट्रू नोट का मतलब तो क्या है दोस्तों, एक्चुअली के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दोस्तों उसके अंदर क्या हो गया, नोट लग गई, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाएगी दोस्तों, ट्रू नोट कहलाएगी, रियल नोट। और फॉल्स नोट क्या होता है, कई बार क्या होता है दोस्तों, जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो वो कोड दिखाई देती है और वो इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है, इस प्रकार से कोड दिखाई देती है। वो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहां से ये स्वेलिंग सी दिखाई देती है, तो इसको गलती से क्या मान लिया जाता है दोस्तों, फॉल्स नोट मान लिया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो कवरिंग जो एपिथेलियम है, जैसे हम एमनियन एपिथेलियम बोल रहे हैं, उस कवरिंग एपिथेलियम के अंदर वार्टन्स जेली फिल हो जाती है। तो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, फॉल्स नेट का रीजन क्या है, वार्टन्स जेली। फॉल्स नोट, तो ये ऐसे आभास होगा देखने पर कि भाई कोई गांठ सी लगी हुई है, लेकिन ये गांठ नहीं होती है, ये नोट नहीं होती है दोस्तों। ये क्या होता है, वार्टन्स जेली कवरिंग एपिथेलियम के अंदर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। तो वो बाहर से हमें नोट की जैसी दिखाई देती है, जो कि होती नहीं है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फॉल्स नोट के नाम से जानते हैं, जिसका रीजन क्या है, वार्टन्स जेली है। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 हो गए ना हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एनजी ट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाउ टू मेजर एनजी ट्यूब लेंथ ड्यूरिंग एनजी ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर। कि आपको एनजी ट्यूब जो है दोस्तों उसकी लेंथ को नापना है, तो एनजी ट्यूब की लेंथ को आप कैसे नापोगे, एनजी ट्यूब की लेंथ को आप कैसे नापोगे, इसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन नोज टू ईयर, नोज टू ईयर नापोगे। वो क्वेश्चन तो उसका मैंने आंसर बता दिया था आपको पहले ही, है ना, किसको फ्यूनिस बोलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना, इसे फ्यूनिस बोलते हैं। कनेक्टिंग स्टाक से तो उसका फॉर्मेशन होता है, इन दोनों को बोलते ही नहीं है दोस्तों। हाउ टू मेजर एनजी ट्यूब लेंथ ड्यूरिंग, किस प्रकार से मेजर करते हैं कि भाई सीधा नोज से लेकर ईयर तक लेके चले जाओ, ऐसे नो कर लो, गलत बात। ईयर टू जीफॉइड प्रोसेस, ईयर से लेकर जीफॉइड प्रोसेस तक, पूरे नहीं है बात, गलत है। माउथ टू ईयर एंड ईयर टू जीफॉइड प्रोसेस, बिल्कुल गलत है। माउथ टू ईयर नहीं होता दोस्तों, नोज टू ईयर होता है। क्या होता है, नोज टू ईयर एंड ईयर टू जीफॉइड प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट बता दिया मैंने आपको। कई बार इसमें मान लो कि टिप ऑफ द नोज भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है, ऐसे मान लो नोज नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ जाएगा आपका, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ठीक है, और टू द जीफॉइड प्रोसेस। कहाँ टिप ऑफ द नोज मतलब ये वाली पार्ट, यहाँ से ये लोब यहाँ तक, और यहाँ से हम किसको मेजर करते हैं दोस्तों, जो आपकी स्टर्नम बोन होती है जिसका प्रोसेस होता है जीफॉइड प्रोसेस, वहां तक हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो इसे हम ये इस प्रकार से जितना हमें मेजर कर दिया उस जगह पे हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, टेप लगा देते हैं, और उसको फिर वहां तक ही हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उस जगह पर वहां पे टेप लगा दिया जाता है और वहीं तक क्या किया जाता है, इसको इंसर्ट किया जाता है, उसी तक वहीं तक क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ये है आपके एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब।
एंजियो ट्यूब के दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, पार्ट पूछेगा वो, तो ओपनिंग को लैटरल आई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लैटरल आई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये पूछता है कि इसे किस नाम से जानते हैं, इसे ड्रेनेज पोर्ट विद कैप के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ड्रेनेज पोर्ट विद कैप, पोर्ट विद कैप, ठीक है। कैप लगा सकते हैं वहां से, जहां से हर चीज हम इंस्टर्ट करते हैं, सक्शन करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो भी चीज लेते हैं देते हैं सब, ठीक है। लेवाज गैवाज सब कुछ कहां से किया जाता है, इस पोर्ट से किया जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ड्रेनेज पोर्ट के नाम से जानते हैं। इसके बीचों बीच एक लाइन पाई जाती है, ठीक है, बीचों बीच क्या पाई जाती है, एक लाइन पाई जाती है। उस लाइन को रेडियो ऑप्क्यू लाइन बोलते हैं, उसे हम रेडियो ऑप्क्यू लाइन बोलते हैं। क्यों करते हैं यूज इसका, क्योंकि जब हम प्लेसमेंट, बेस्ट मेथड टू, बेस्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बेस्ट मेथड टू assess the placement of एंजियो ट्यूब। एंजियो ट्यूब का प्लेसमेंट जानना है दोस्तों आपको। बेस्ट मेथड कौन सा होगा, ध्यान रखना, एक्सरे। क्या होगा, एक्सरे होगा। तो एक्सरे के लिए वो रेडियो ऑप्टिक जो लाइन है उससे वो दिख जाती है कि वहां पर ट्यूब है कहां पे, उसकी जगह क्या है, वो पता लग जाएगा दोस्तों। उससे क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि एंजियो ट्यूब इंसर्शन के दौरान कौन सी पोजीशन यूज की जाती है, एंजियो ट्यूब इंसर्शन के दौरान कौन सी पोजीशन यूज की जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, हाई पोलर। अगर ऑप्शन में हाई पोलर नहीं मिला तो फिर आप क्या कर देना, इसको सीटिंग पोजीशन कर देना। हेड क्या रहेगा, टिल्टेड रहेगा नीचे की तरफ, ताकि ट्रैकिया बंद हो जाए। हेड टिल्टेड डाउनवर्ड, हेड नीचे की तरफ टिल्टेड रहेगा, हेड टिल्टेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। हेड को नीचे की तरफ टिल्ट करते हैं, फिर एंजियो ट्यूब इंसर्ट करते हैं, हम इस प्रकार से करते हैं। तो एंजियो ट्यूब इंसर्शन का मतलब यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। अगर आप एंजियो ट्यूब की फीडिंग करा रहे हो, या इरिगेशन कर रहे हो, ट्यूब को इरिगेशन कर रहे हो, क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो या फीडिंग करा रहे हो, तो कौन सी पोजीशन दोगे दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा सेमी फॉलर टू फॉलर, सेमी फॉलर टू फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एंजियो ट्यूब के अंदर दोस्तों जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, हम कभी भी फीडिंग देते हैं ना, फीडिंग देने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर क्या है दोस्तों, बचा हुआ है। तो अगर मान लो 100 ml से अगर ज्यादा है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम फीडिंग नहीं कराते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम फीडिंग नहीं कराते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, एंजियो ट्यूब जो इंसर्ट की है उसकी टेप को कितने दिन में चेंज करते हैं, जो टेप लगाते हैं ना यहाँ पे फिक्स करते हैं एवरी डे, ध्यान रखना। उस टेप को हमेशा हटाएंगे, हटा के उसको ड्राई करेंगे और फिर वापस से नई टेप क्या करते हैं दोस्तों, लगाते हैं। तो एंजियो ट्यूब की टेप को कब चेक किया जाता है दोस्तों, एवरी डे चेक किया जाता है, ठीक है। अब इसके कलर की भी बात कर लो, कलर कोडिंग ऑफ एंजियो ट्यूब। कलर कोडिंग के बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों कि इसकी कौन सी क्या होती है, कलर कोडिंग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं 6 नंबर से, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, 14, 16, 18, 20 के अंदर याद रख लेना गोरी, GORY, ठीक है। ये आप यहाँ पे याद रखना LBBW, ठीक है। LBW होता है ना, क्रिकेट के अंदर आउट होते हैं, तो उसे याद रखना LBBW। कौन आउट हो गया, गोरी। इंग्लैंड की कोई क्रिकेटर है, गोरी है, वो उससे क्या हो गई दोस्तों, आउट हो गई। तो L4 होता है लाइट ग्रीन। अगर 6 नंबर दे रखा है दोस्तों तो लाइट ग्रीन होगी। B4 होगा ब्लू, B4 क्या होगा आपका दोस्तों, ब्लू होगा। नेक्स्ट B4 क्या होगा दोस्तों, ब्लैक, क्या होगा, ब्लैक होगा। W4 क्या होगा दोस्तों, व्हाइट होगा। G4 क्या होगा दोस्तों, ग्रीन होगा। O4 क्या होगा दोस्तों, ऑरेंज होगा। R4 क्या होगा दोस्तों, रेड होगा। और Y4 क्या होगा दोस्तों, येलो होगा, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना आप। तो कलर कोडिंग का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एंजियो ट्यूब भी जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है दोस्तों, वो भी 2 प्रकार की हो सकती है ना। एक होती है कि 1 ल्यूमन वाली, जो हम ज्यादातर हॉस्पिटल के अंदर सब कहीं हम यूज करते हैं ना, 1 ल्यूमन वाली। एक होती है दोस्तों डबल ल्यूमन। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आपको पता रहे। 1 ल्यूमन वाली जो हम यूज करते हैं, लेविन, ठीक है, लेविन एंजियो ट्यूब, एक ल्यूमन वाली दोस्तों। दूसरी कौन सी यूज करते हैं, डबल ल्यूमन वाली, ठीक है। तो डबल ल्यूमन को मतलब सलेम सम्प, क्या बोलते हैं इसको, हम सलेम सम्प के नाम से हम इसे जानते हैं। सलेम सम्प, SALEMSUMP, सलेम सम्प बोलते हैं इसे। हम किस नाम से जानते हैं, सलेम सम्प के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था, क्या होगा, नोज टू ईयर एंड ईयर टू जिफॉइड प्रोसेस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए पर्सन सेज आई एम ए प्लेनेट एंड आई एम ए रूल, कि मैं ही संसार हूं, मैं ही संसार पे क्या करता हूं, रूल करता हूं।
दिस इज द कॉमनली सीन इन विच साइकेट्रिक डिसऑर्डर, कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ये देखने को मिलता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में देखने को मिलता है, आइडियल ऑफ रेफरेंस में देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में देखने को मिलता है, या डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में देखने को मिलता है। कोई आदमी कहता है कि मैं ही संसार हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही राजा हूं, ठीक है, पूरे संसार के ऊपर मैं ही रूल करता हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही सुपरमेसी हूं, मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूं, हर चीज मैं ही हूं, ऐसा कहने वाला आदमी अपने आप को क्या मान रहा है दोस्तों? बड़ा मान रहा है, और बड़े को हम बोलते हैं ग्रांड। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या कहेंगे दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी को और किस नाम से जानते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज आल्सो नोन एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूअर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आएगा कि डिल्यूजन जो है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है, किस चीज का डिसऑर्डर है? आंसर आएगा दोस्तों कि डिल्यूजन है वो थिंकिंग का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? थिंकिंग का डिसऑर्डर है। क्वेश्चन आएगा कि थिंकिंग के अंदर भी कौन से लेवल का डिसऑर्डर है? तो दोस्तों आंसर आएगा कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। कौन से लेवल का? कंटेंट लेवल का। थिंकिंग के 3 प्रकार के लेवल होते हैं दोस्तों, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल। कंटेंट जो लेवल होता है उसमें 4 प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका फोबिया आता है, इसके अंदर ऑब्सेशन आता है, हाइपोकॉन्ड्रिसिस आता है, और एक आपका क्या आता है? डिल्यूजन आता है। तो सीधा पूछ लेगा कि डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? थिंकिंग का और कंटेंट लेवल का। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि फॉल्स फिक्स्ड, किसी भी पर्सन को गलत बिलीफ हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है, इर्रेशनल, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, वो कह रहा है कि मैं भगवान हूं, सच में भगवान थोड़ी है वो, ठीक है। इर्रेशनल एंड अनसेकेबल, हम उसको बार बार कह रहे हैं भाई मान जा, नहीं है तू, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा। अनसेकेबल बिलीफ क्या कहलाएगा दोस्तों? क्वेश्चन सीधा है, बस ये लाइन लिखा होगा, फॉल्स फिक्स्ड इर्रेशनल अनसेकेबल बिलीफ क्या कहलाता है? आंसर आएगा दोस्तों डिल्यूजन। हो सकता है अगले बार ये पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब पर्सन को आप कुछ भी चीज कहोगे वो गलत बताएगा एक तो, दूसरी बात क्या बताएगा? फिक्स। उसने जो कह दिया कि मैं भगवान हूं तो है ही भगवान, वो कहेगा मैं भगवान ही हूं भाई, मैं नहीं मानूंगा। उसको आप कितना भी कह लो वो इस चीज को मानेगा नहीं। कोई उसको मुझे क्या रीजन है तू भगवान है, कोई रेशनल नहीं है उसके पीछे, कोई वो नहीं है, अनसेकेबल है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम किस नाम जानते हैं? डिल्यूजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन कौन सा होता है? आंसर आएगा दोस्तों डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आंसर क्या आएगा दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन अभी बताऊंगा क्या होता है। क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इन सिजोफ्रेनिया। मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इन सिजोफ्रेनिया, या फिर ये भी आ सकता है मोस्ट कॉमन डिल्यूजन इन पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्या होता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो ये सोचता है कि उसे उसके दोस्त, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी उसको मारना चाहते हैं, वांट टू हार्म हिम, वांट टू किल हिम, उसे मारना चाहते हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे किस नाम से जानेंगे? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो मैं एक बार आपकी तरफ देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे बार बार बहुत चीजें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचो कि मेरा कॉन्टैक्ट आपसे नहीं है, मैं बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपकी तरफ ही हूँ, लेकिन इतना सारा कंटेंट जब मैं आपको लिखवाता हूँ तो उस दौरान मेरे को बोर्ड की तरफ मुड़ना ही पड़ता है और सब चीज़ें लिखानी पड़ती हैं। अगर मैं ऐसे आपकी तरफ देखकर बोलता रहा और लिखा नहीं तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है और नोट्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, कहीं कहो सर कि आप तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सीधा पूछेगा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो उसे ये लगेगा कि एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो उसी से रिलेटेड है। मतलब वो कहेगा कि ये लोग मुझे देखकर क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं, मुझे देखकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? लाभ कर रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या कर रहे हैं दोस्तों? बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की डिल्यूजन को हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के नाम से जानेंगे। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमने बता ही दिया। एक होता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। क्वेश्चन आता है कि सीवियर डिप्रेशन के अंदर कौन सा डिल्यूजन प्रेजेंट होता है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, मैं राक्षस हूं, ठीक है, मेरे से बुरा इन दुनिया में कोई नहीं है, बैड और इविल मानता है आपको। क्वेश्चन आएगा किस में प्रेजेंट होता है? सीवियर डिप्रेशन में। सीवियर डिप्रेशन के अंदर। क्वेश्चन आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर किस में प्रेजेंट होता है? अभी हमने बात की ना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर की, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मैनिया में। किसके अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों? मैनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी होते हैं कुछ डिल्यूजन, उनके बारे में बात करते हैं। एक होता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ लव, ठीक है, या इसको हम इरोटोमेनिया भी बोलते हैं, इरोटामेनिया के नाम से भी जानते हैं। डिल्यूजन ऑफ लव के अंदर क्या लगेगा दोस्तों? उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि जो दूसरा कोई भी एक बड़ा आदमी मेरे से क्या है? लव में है, एक बड़ा आदमी या एक बड़ी औरत,
ठीक है, पैसे वाली औरत, कोई भी आदमी उसके प्यार में गिर गया है, प्यार में पड़ गया है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? डिल्यूजन ऑफ लव के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिल्यूजन ऑफ लव के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम डिल्यूजन ऑफ लव के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसे इरेटोमेनिया भी कहते हैं। इसके अलावा भी और कोई भी डिल्यूजन हो सकता है क्या? हाँ दोस्तों, और भी होता है। एक होता है डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर दो होते हैं दोस्तों, एक होता है कैपग्रास सिंड्रोम, कैपग्रास सिंड्रोम, और एक होता है फ्री गोली सिंड्रोम, फ्री गोली सिंड्रोम। कैपग्रास सिंड्रोम में उसका क्या डिल्यूजन रहेगा दोस्तों? कि उसका कोई भी फैमिली मेंबर है, उसका जो फैमिली मेंबर है दोस्तों, एक्चुअली में वो फैमिली मेंबर नहीं है, कोई दूसरा पर्सन आया है और दूसरा पर्सन आके उसका फैमिली मेंबर बन गया है चेहरा बदल के, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मिस आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो उसे हम किस नाम जानते हैं? कैपग्रास सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? कैपग्रास सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। फ्री गोली के अंदर क्या लगेगा दोस्तों? कि उसका फैमिली मेंबर है ना, वो जानबूझ के अपनी शक्ल बदल के मेरे से अनजान होने की क्या कर रहा है दोस्तों? कोशिश कर रहा है। फैमिली मेंबर अनजान होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंज बनने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसे हम किस नाम से जानेंगे? फ्री गोली के नाम से जानेंगे। इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर इसका जस्ट क्या हो गया दोस्तों? ऑपोजिट हो गया। उसको लगेगा कि फैमिली मेंबर स्ट्रेंज बनने की कोशिश कर रहा है, उसको लगेगा स्ट्रेंज पर्सन, कोई बाहर का कोई आदमी आया है, वो फैमिली मेंबर बनने की क्या कर रहा है दोस्तों? कोशिश कर रहा है। एक होता है दोस्तों डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म, या इसे हम डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से भी जानते हैं, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों? उसको ऐसा लगेगा कि पूरा जो संसार है, वर्ल्ड है, उसका शरीर है, उसका माइंड है, वो सब क्या हो चुके हैं दोस्तों? खत्म हो चुके हैं। पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, कोई जिंदा नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरा माइंड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म या डिल्यूजन ऑफ नेगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और छोड़ो, बस बहुत हो गए। एक और था डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ठीक है, उसे हम ओथेलो सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। डिल्यूजन ऑफ जेलेसी या फिर ओथेलो सिंड्रोम, बहुत खतरनाक है ये। फीमेल्स को होता है ज्यादातर। ऐसा लगेगा उसको कि मेरा जो पार्टनर है ना, वो दूसरे के साथ अफेयर पे है, उसको अफेयर हो गया है किसी के साथ, चक्कर चल रहा है उसका। उसे हम किस नाम जानते हैं? डिल्यूजन ऑफ जेलेसी या फिर ओथेलो सिंड्रोम के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कई सारे डिल्यूजन मैंने आपको बता दिए, हमने डिल्यूजन के बारे में अच्छे से बात कर ली, बस इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं। निहिलिज्म संसार नहीं है, वर्ल्ड नहीं है, बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, परक्यूशन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो जाएगा। उसको ऐसा लगने लग जाएगा कि मैं ही रोल हूँ, मैं ही रूल हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सुपरमेसी हूँ, मैं ही सुपरमेसी हूँ। चलो नेक्स्ट आते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? शायद 4 हो गए होंगे, 4 या 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच न्यूट्रिशनल डिजीज इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? इसमें मैं विटामिन के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, अगली कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें विटामिन के बारे में अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि रिकेट्स जो है वो अपने आप में क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दोस्तों 2 ही डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है बच्चों के अंदर होता है रिकेट्स भाई, बड़ों के अंदर क्या होता है भाई? ऑस्टियोमलेशिया होता है दोस्तों। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। तो यहाँ पर एक दे रखा है रिकेट्स, रिकेट्स इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, स्कर्वी जो होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, या विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। बेरी किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है, या फिर विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों पेलेग्रा किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो पेलेग्रा होता है नियासिन की कमी से। किसकी कमी से होता है दोस्तों? नियासिन की कमी से होता है आपका पेलेग्रा। स्कर्वी के अंदर क्या होने लग जाता है? गम ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, गम ब्लीडिंग होने लग जाती है स्कर्वी के अंदर। बेरी दोस्तों 3 प्रकार का होता है, ड्राई वेट और इन्फेंटाइल। ड्राई वेट और इन्फेंटाइल बेरी होता है। ड्राई बेरी किसको? नर्वस सिस्टम को। वेट बेरी कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है, और इन्फेंटाइल बच्चों को, 2 से 4 महीने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। पेलेग्रा के अंदर आपको सबने सुना होगा, डर्मेटाइटिस है, डायरिया है, डिमेंशिया है, ठीक है, डेथ है, ये सब देखने को मिलते हैं। 3D सिम्टम कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं? पेलेग्रा में। कौन से अमीनो एसिड की कमी से भी पेलेग्रा हो सकता है दोस्तों? ट्रिप्टोफेन। क्यों? ट्रिप्टोफेन से बनता है आपका, उसके कारण भी हो जाता है ये, ठीक है, फिर कभी डिस्कस डिटेल में बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो 2 होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। इसका आंसर रिकेट्स है, तो रिकेट्स के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्वेश्चन देखो, सिंपल सीधे क्वेश्चन बताता हूँ। सीधा क्वेश्चन आता है कि रिकेट्स के अंदर क्या चीज इफेक्ट होती है? बोन मिनरलाइजेशन। क्या इफेक्ट होता है दोस्तों? बोन
मिनरलाइजेशन। क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन पार्ट कौन सा होता है बोन का जो कि रिकेट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, अफेक्टेड होता है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। ग्रोथ शाफ्ट। ग्रोथ शाफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो उसका एपिफाइसिस जो एंड है ना, वो अफेक्ट होता है मेनली। एपिफाइसिस या फिर फाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस लिखा हुआ आएगा, ये ऑप्शन क्या आएगा, फाइसिस। बोन का एपिफाइसिस या फाइसिस जो पार्ट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट बोन का क्या होता है, एपिफाइसिस होता है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका मेटाफाइसिस, फिर डाइफाइसिस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो ग्रोथ स्पोर्ट होता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रिकेट्स का फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आता है, अर्लीस्ट या फर्स्ट। अर्लीस्ट आ सकता है या फर्स्ट आ सकता है दोस्तों। आंसर आएगा क्रेनियोटेप्स। क्या आएगा, क्रेनियोटेप्स। क्रेनियोटेप्स सबसे पहला आता है। क्वेश्चन आएगा कि क्रेनियोटेप्स होता क्या है भाई, तो सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन। सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल बोन, जो स्कल जो बोन होती है ना बच्चे की, वो क्या हो जाती है दोस्तों, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अर्लीस्ट साइन होता है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों रिकेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन साइन। मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है रिकेट्स के अंदर, तो बोन पेन एंड टेंडरनेस। बोन पेन एंड टेंडरनेस होता है दोस्तों, बोन पेन एंड टेंडरनेस होता है मोस्ट कॉमन साइन। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन सा साइन होता है। ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि आप घबरा जाओगे कि यार सर ये तो पढ़े हुए ही नहीं है। तो सीधा नाम याद रख लेना कि रिकेट्स के अंदर क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। एक होता है हरिसनियन सल्कस, हरिसनियन सल्कस या हरिसन सल्कस। इसके अंदर चेस्ट क्या हो जाती है दोस्तों, डायफ्राम जिस जगह पे वहां पर चेस्ट का क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। बस इतना याद रख लो, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन ऑफ चेस्ट पता तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, ठीक है। सीधा आ जाएगा हरिसन सल्कस किस में प्रेजेंट होता है, आप घबरा जाओगे, नाम ही नहीं पता हुआ आपको तो कैसे करोगे क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि पिजन चेस्ट किस में प्रेजेंट होती है। पिजन चेस्ट मतलब वो बच्चा बिल्कुल कमजोर हो जाता है और उसकी चेस्ट के अंदर क्या हो जाती है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है चेस्ट, ठीक है। स्टर्नम से बिल्कुल सिमेट्री नहीं रहती, तो पिजन चेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा बोनी नेकलेस किसके अंदर प्रेजेंट होता है। बोनी नेकलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, फीमेल क्या पहनती है, नेकलेस पहनती है। तो जो हार जो होता है वो तो पूरी ये जो बोन होती है ना प्रोमिनेंट दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम बोनी नेकलेस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा बोजिंग ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, बाहर की तरफ निकल जाती है। फ्रंटल बोन एंड पैराइटल जो बोन है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाती हैं। ऐसे ये जो माथा है ना बाहर की तरफ आ जाएगा आपका फ्रंटल बोन का, तो इसे हम ये क्या कहलाता है, बोजिंग ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल बोन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिखाई देता है दोस्तों, एक दिखाई देता है पोर्ट्स बेली। पोर्ट्स बेली पेट का बाहर निकलना, ये भी दिखाई देता है। एक आता है दोस्तों रिकेट्स रोजेरी। रिकेट्स रोजेरी, रिकेट्स रोजेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ये है स्टर्नम बोन, यहाँ पर होती है कार्टिलेज। यहाँ पर क्या होती है, कार्टिलेज होती है। स्टर्नम बोन से हम जानते हैं रिब्स जुड़ती है ना, तो रिब्स की ये क्या होती है, कार्टिलेज होती है। इन कार्टिलेज से आके रिब्स जुड़ती हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं जुड़ती ना, तो रिब्स इन कार्टिलेज से आके जुड़ती हैं। तो ये जगह जो होती है क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, वाइडनिंग हो जाती है। कोस्टोकोंड्रल जंक्शन बोलते हैं इसको हम, किस नाम जानते हैं, कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। कोस्टोकोंड्रल जंक्शन, तो वाइडनिंग ऑफ द कोस्टोकोंड्रल जंक्शन या वाइडनिंग ऑफ द जंक्शन ऑफ द कार्टिलेज टू द रिब्स। जो रिब्स और कार्टिलेज जहां पे मिलती हैं वो क्या हो जाती है दोस्तों, वाइडनिंग हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। उसे हम किस नाम जानते हैं, रिकेट्स रोजेरी के नाम से हम उसे जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो माइलस्टोन है दोस्तों वो धीरे हो जाते हैं, तो डिले इन माइलस्टोन। बच्चे को जितने टाइम पे उठना चाहिए, जितने टाइम पे खड़ा होना चाहिए, जिस टाइम पे भागना चाहिए, वो सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसके क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो जो माइलस्टोन है उनके अंदर भी क्या देखने को मिलती है दोस्तों, डिलेइंग देने को मिलती है, ठीक है। एक आपको जीनू वेरस, वेलगम और जीनू वेरस दोनों देखने को मिलते हैं, ये भी देखने को मिल सकते हैं। जीनू वेरस और वेलगम देखने को मिल सकते हैं। जब घुटनों का मिलना, बच्चे के घुटने मिलने लग जाए दोस्तों, ठीक है, तो गम, वेलगम कहलाएगा ये। और ठीक है, ये घुटने हैं बच्चे के, ऐसे मान लो ये घुटने हैं, तो ये दोनों मिलने लग जाएंगे, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, जीनू वेलगम। गम का मतलब होता है मिलना, नी का मिलना, ठीक है। तो इसे जीनू वेलगम बोलेंगे। वेरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा ही पैर कहीं से मिलेगा नहीं, ठीक है, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से तो मिलता नहीं है ना पैर, तो बिल्कुल इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जीनू वेरस के नाम से जानते हैं। तो वेरस और वेलगम ये भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि एक्सरे फाइंडिंग में कौन सी डिजीज के अंदर दोस्तों एक्सरे फाइंडिंग के अंदर कपिंग देखने को मिलती है, फ्लेयरिंग देखने को मिलती है, कपिंग एंड फ्लेयरिंग ऑफ मेटाफाइसिस। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, जो बोन होती है ना, तो उसका जो एंड होता है वहां पे
ऐसे कप सा बन जाता है ऐसा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कपिंग एंड फ्लेयरिंग। एक्सरे के अंदर ये चीज़ क्या दिखाई देती है दोस्तों, आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन जो डी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं दोस्तों कि इसका एक्टिवेटेड जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है। तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल। ऑप्शन में ये नहीं आया दोस्तों, तो क्वेश्चन आएगा कि इसे कैल्सी ट्राइओल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, कैल्सी ट्राइओल के नाम से भी जानते हैं। किससे इसका फॉर्मेशन होता है, तो स्टार्टिंग में इसका जो फॉर्मेशन होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से होता है। ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आपके स्किन के अंदर पाया जाता है। स्किन से ये लीवर में जाता है, लीवर से ये कहाँ पर जाता है दोस्तों, किडनी के अंदर जाता है, और किडनी के अंदर ये क्या होती है दोस्तों, एक्टिवेट होती है। विटामिन डी कहाँ पे एक्टिवेट होती है दोस्तों, किडनी के अंदर एक्टिवेट होती है, और उसे किस नाम जानते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरोल के नाम जानते हैं, जब ये क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है उस समय, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गरीबों की विटामिन, पुअर मैन विटामिन या सनशाइन विटामिन भी इसे कहते हैं। पुअर मैन विटामिन कोई भी ले सकता है भाई, ठीक है। सूर्य से मिलने वाली विटामिन, सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। चलो छोड़ो, बहुत है। कमेंट करके बताना दोस्तों कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़नी है या कम करना है इसको। आपको एक ही क्वेश्चन में मैं इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ, तो आपको एक तो ये चाहिए कि सर इसको थोड़ा सा कम करो, कम चीज़ें बताओ, एक ये सर और बताओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास अगर 3 घंटे की भी हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन गिवन बाई इंट्रामस्कुलर एक्सेप्ट, कि इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, इसको छोड़ के, एक्सेप्ट बताना है कि इसको छोड़ के, ठीक है। हेपेटाइटिस बी है, डिप्थीरिया हेपेटाइटिस टिटनस है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, और मीजल्स मम्प्स और रूबेला है, ठीक है। तो एक ऐसी वैक्सीन है दोस्तों, इसके अंदर मीजल्स मम्प्स और रूबेला ये इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं दी जाती है। चलो लिख ही लो। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इंट्राडर्मली कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो ध्यान रखना है BCG की वैक्सीन क्या लगती है, इंट्राडर्मली FIPV, ठीक है। FIPV दोस्तों जो फ्रैक्शनल डोज होती है IPV की, ठीक है, वो कैसे लगती है दोस्तों, वो भी आपकी कैसे लगती है, ID लगती है, इंट्राडर्मली लगती है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा ओरली कौन कौन सी दी जाती है, तो ओरली एक तो पोलियो है, सबको पता है, ठीक है, OPV वाला पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा दोस्तों रोटा वायरस की जो वैक्सीन है, और एक विटामिन ए है दोस्तों। ये सब कैसे दिए जाते हैं, किस फॉर्म में दिए जाते हैं, ओरल फॉर्म के अंदर दिए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सबक्यूटेनियस कौन सी दी जाती है, एक तो दोस्तों जापानीज एनसेफेलाइटिस की लाइव। जापानीज एनसेफेलाइटिस 2 फॉर्म के अंदर क्या होती है, अवेलेबल होती है, लाइव में भी होती है, किल्ड में भी होती है। लाइव वाली जो होती है वो कैसे लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, किल्ड वाली जो होती है वो IM लगती है, ठीक है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन। और इसके अलावा दोस्तों मीजल्स की वैक्सीन, मीजल्स पूछे, ठीक है, मम्प्स पूछे, मीजल मम्प्स नहीं मतलब MR और या MMR, मीजल्स रूबेला, मीजल मम्प्स रूबेला या फिर मीजल्स, इनमें से कोई सा भी पूछे दोस्तों, सब कैसे लगती है दोस्तों, आपके सबक्यूटेनियस लगती है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अदर कोई भी वैक्सीन अगर आपको दे तो वो सब की सब कैसे लगती हैं, आपको IM लगती है। बस सीधा याद रख लेना कैसे लगती है दोस्तों, बाकी की सारी वैक्सीन IM लगती है, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे इसमें DPT की वैक्सीन हो आपकी, चाहे आपकी दोस्तों इसके अंदर आपकी पेंटावेलेंट की जो वैक्सीन है वो दे रखी है, ठीक है। जापानीज एनसेफेलाइटिस के अंदर अगर आपको किल्ड वैक्सीन दे रखी है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन दे रखी है, वो सब। एक बार पूछ लेते हैं बच्चे की रेबीज की जो वैक्सीन होती है दोस्तों, ARV जो होती है, एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है, वो दोनों फॉर्म में लगती है, IM भी लग सकती है और वो IV भी लग सकती है, IM भी लग सकती है वो, और ID भी लग सकती है, इंट्राडर्मली भी लग सकती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर कौन सी लगती हैं। देखो IM जितनी भी होती है ना वो सब आपको पता है, ठीक है, वेस्टस लैटरलिस के अंदर लगती हैं। IM बच्चों के अंदर जितनी भी वैक्सीन लगती है, बच्चों के अंदर IM जितनी वैक्सीन लगती है सारी कैसे लगती हैं, वेस्टस लैटरलिस में लगती हैं, ठीक है। एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, कल के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इंट्राडर्मली और सबक्यूटेनियस में आपको ध्यान रखना है कि इंट्राडर्मली हो चाहे सबक्यूटेनियस हो दोस्तों, ये सब कहाँ लगती है, आर्म में लगती है, कोई लेफ्ट में लग गई और कोई राइट के अंदर लग गई। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो जैसे लेफ्ट अपर आर्म पूछे आपसे कि लेफ्ट अपर आर्म के अंदर कौन सी लगती है, तो एक तो आपकी लगती है BCG, एक आपकी FIPV की दोस्तों कौन सी डोज लगती है, 3rd डोज। FIPV की कौन सी डोज, जो 3rd डोज लगती है वो। और एक जापानीज एनसेफेलाइटिस में आपको मैंने बताया कि लाइव जो होती है ना, लाइव होती है वही लगती है सबक्यूटेनियस। तो किल्ड जो होती है वो तो कैसे लगती है,
इंट्रामस्कुलर लगती है, तो लेफ्ट अपर आर्म के अंदर आपकी बीसीजी, एफआईपीवी थर्ड, जापानी एनसेफेलाइटिस लाइव ये सब लगती हैं। इसके अगर दोस्तों इसके बाद आता है राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। तो राइट अपर आर्म के अंदर एक तो एफआईपीवी की फर्स्ट और सेकंड डोज, एफआईपीवी की फर्स्ट और सेकंड डोज, और एक आपकी मीजल्स मम्स रूबेला, ये सब जितने भी हैं मीजल्स रूबेला, ये सब किस में लगती हैं दोस्तों? राइट अपर आर्म में लगती है। तो ये आपके सारे मैंने बता दिए, और कोई भी क्वेश्चन वैक्सीन से रिलेटेड आएगा तो सारा आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो भी और जो बाकी की चीजें हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा विटामिन के बारे में बताता हूं। वर्निक्स एनसीफेलोपैथी हो गई किसी भी पेशेंट को, एल्कोहलिक पेशेंट को अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? ये वर्निक्स एनसीफेलोपैथी जो होता है दोस्तों किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये, ठीक है। एक दे रखा है नियासिन, थायामीन, फोलिक एसिड और राइबोफ्लेविन। तो थोड़ा सा विटामिन के बारे में बताता हूं, फिर आपको यहां पर भी लेके आऊंगा मैं। बात करते हैं दोस्तों विटामिन की। विटामिन जो टर्म है वो किसने दिया है? तो कासिमीर फंक ने दिया है ये टर्म, ठीक है। किसने दिया है दोस्तों? कासिमीर फंक ने ये टर्म दिया है, ये ध्यान रखना है आपको। विटामिन जो होती है दोस्तों वो दो प्रकार की होती हैं, विटामिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दोस्तों फैट सोल्यूबल और एक होती है आपकी वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर आती हैं दोस्तों आपकी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन जो ए है उसको हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे तीन फॉर्म में होता है, रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड, लेकिन मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है वो रेटिनोल ही होती है, ठीक है। और विटामिन ए है, उसका प्रीकर्सर क्या होता है, किससे बनती है? ये बीटा कैरोटीन से बनती है। हम डाइट के अंदर बीटा कैरोटीन लेते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है? विटामिन ए के अंदर क्या होता है दोस्तों? कन्वर्ट होता है। विटामिन डी है, कैल्सीफेरोल है, कोलिकैल्सीफेरोल है, और एक्टिवेटेड जो फॉर्म है वो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सीफेरोल है, वो मैंने आपको बता रखा है। विटामिन जो ई है इसे हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन जो के है मीनाडोइनोन, फाइटोमिनाडोइन, या मीनाक्विनोन और फाइटोमिनाक्विनोन, इनके नाम से भी हम इसको जानते हैं। वाटर सोल्यूबल की बात करें दोस्तों तो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, ठीक है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है और एक विटामिन C है, ठीक है। तो B1 जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? आपका थायामीन कहलाता है। विटामिन B1 क्या कहलाता है? थायामीन कहलाता है, थायामीन। B2 जो है वो राइबोफ्लेविन कहलाता है, B3 है वो नियासिन कहलाता है, B5 है पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है, B6 है पायरिडोक्सिन कहलाता है, विटामिन B7 है बायोटीन कहलाता है, B9 है फोलिक एसिड कहलाता है, B12 है कोबलामिन कहलाता है, ठीक है। विटामिन C है एस्कोर्बिक एसिड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम विटामिन को बांट सकते हैं फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी थायामीन। वर्निक्स जो एनसीफेलोपैथी है दोस्तों वो किस चीज को इफेक्ट, वो कौन सी डेफिशिएंसी से होता है? एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर मेनली देखने को मिलता है, थायामीन की कमी से होता है। बात करते हैं एक बार हम थायामीन की, फिर हम आएंगे वर्निक्स एनसीफेलोपैथी के अंदर। थायामीन जो होता है दोस्तों विटामिन क्या है? B1 है। विटामिन क्या है दोस्तों? ये B1 है, उसे हम किस नाम जानते हैं? थायामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन जो B1 है उसकी जो डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, उससे जो डिसऑर्डर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। बेरी बेरी जो है दोस्तों वो तीन प्रकार की हो सकती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि ड्राई बेरी बेरी किसको अफेक्ट करता है, वेट बेरी बेरी किसको करता है, और इन्फेंटाइल जो बेरी बेरी है वो किसको अफेक्ट करता है। ड्राई बेरी बेरी सीधा सा ध्यान रखना कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है दोस्तों? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन आएगा कि वेट बेरी बेरी किसको अफेक्ट करता है? सीधा आंसर देना दोस्तों कि ये किसको करता है दोस्तों? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को करता है। किसको करता है? हार्ट को करता है, मेनली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इन्फेंटाइल है तो इन्फेंटाइल जो बेरी बेरी होगा दोस्तों वो इन्फेंट को करता है, बच्चों को करता है, मेनली 2 महीने से और 4 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको करता है। एक्सेसिव क्राइंग पाई जाती है ऐसे बच्चों के अंदर, ज्यादा होते हैं ऐसे बच्चे। अब हम बात करते हैं दोस्तों एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। एल्कोहलिक्स जो पेशेंट है दोस्तों उनके अंदर जो सिम्टम देखने को मिलता है थायमिन की कमी से, वो देखने को मिलता है वर्निक्स एनसीफेलोपैथी। वर्निक्स एनसीफेलोपैथी, वर्निक्स एनसीफेलोपैथी के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला इसके अंदर आता है दोस्तों मेंटल डिटोरिएशन, ठीक है। मेंटल डिटोरिएशन का मतलब क्या है दोस्तों? मेंटल जो एबिलिटी है ना, हर चीज की, थिंकिंग की, ओरिएंटेशन की, परसेप्शन की, मेमोरी की, कॉन्शियसनेस की, जजमेंट की, अटेंशन की, ठीक है, सारी क्या हो जाती है दोस्तों? डिस्टर्ब हो जाती है। इसे हम किस नाम जानते हैं? मेंटल डिटोरिएशन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अटैक्सिया, अटैक्सिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुअर मोटार कोऑर्डिनेशन, पुअर
मोटार कोऑर्डिनेशन, अब से आपसे कोई भी काम करवाओगे कर नहीं पाएगा सही तरीके से, चलेगा सही तरह से नहीं चल पाएगा। चम्मच से खाना खाने के लिए कहोगे हाथ उसका कंपन करेगा, ठीक है, काम नहीं कर पाएगा सही तरह से। तो पुअर मोटार क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया या निस्टैगमस, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल है ना धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अगली बार पूछ लेगा कि वर्निक एंसेफेलोपैथी में से इनमें से कौन सा साइन देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब क्या होता है कि जो आई जो होती है दोस्तों, उन आईज के अंदर क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है। आईज की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, वीकनेस देखने को मिलता है। जो आईज की मसल होते हैं, सुपीरियर रेक्टस है, ठीक है, इंफीरियर रेक्टस है, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर ओब्लिक्यू और इंफीरियर ओब्लिक्यू, 6 मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान होगा आपको, लेटरल रेक्टस को 6वीं जो क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है, सुपीरियर ओब्लिक्यू को 4थी करती है और बाकी सबको 3rd करती है, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया जो है वो निस्टैगमस क्या होता है, एबनॉर्मल आई मूवमेंट, बच्चे के अंदर या फिर बच्चे के अंदर कह रहा हूँ, जो एल्कोहलिक जो पेशेंट है उसके अंदर जो मूवमेंट है दोस्तों वो कैसा देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल आई मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आई जो मसल्स जो होती हैं दोस्तों वो क्या हो जाती हैं, आपकी वीक हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और देखने को मिलता है पोलीन्यूराइटिस, मतलब कि जो कई सारी जो पेरिफेरल जो नर्व है दोस्तों उनके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोलीन्यूराइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने पूछा कि थायमिन की कमी से क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। नियासिन की कमी से पूछेगा तो नियासिन की कमी से होता है दोस्तों पेलिग्रा, जिसमें 3D सिम्टम देखने को मिलते हैं। फोलिक एसिड की कमी से क्या देखने को मिलता है दोस्तों, एनीमिया देखने को मिलता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से पूछेगा तो चिलोसिस या फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस, चिलोसिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है, स्टोमेटाइटिस, ये सब देखने को मिलता है दोस्तों राइबोफ्लेविन की कमी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे हैं हमारे पास, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं बस। इसके बाद देख सीधा सा क्वेश्चन आया दोस्तों कि भाई आपको एक इमेज दे रखी है, इस इमेज में आपको ये बताना है कि ये जो इमेज के अंदर जो दे रखा है ये क्या चीज है। तो इसमें फीडिंग ट्यूब दे रखा है, फोलेज कैथेटर दे रखा है, सक्शन ट्यूब दे रखा है और एंजी ट्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। इसको अगर किसी को ये भी नहीं पता तो वो तो ऐसे मान लो उसको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है इमेज के अंदर, दिस इज फोलेज कैथेटर, इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फोलेज कैथेटर के नाम से जानते हैं। ये क्या है दोस्तों, आपका फोलेज कैथेटर है, फोलेज कैथेटर। अब इसके बारे में तो आपको मैं बताऊं ही क्या, चलो इनके पार्ट बता देता हूं आपको मैं। ये यहां पर 2 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। फोलेज कैथेटर में आपको यहां पर 2 पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक जो पोर्ट है दोस्तों उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर बैलून पाया जाता है, ठीक है। ये वाला क्या दिख रहा है आपको, बैलून दिखाई दे रहा है। वैसे ये क्या होता है, ये तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, ये डिफ्लेटेड रहता है, फूला हुआ नहीं रहता है। जब अंदर इंसर्ट कर देंगे उसके बाद में हम इसके अंदर बाद में फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। कौन सा फ्लूइड डालते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उस फ्लूइड को डालने के बाद में ये क्या हो जाता है दोस्तों, फूल जाता है ताकि बाहर नहीं निकले, तो इस वाले पोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, ये जो जिसके ऊपर कलर रहता है, जिसके ऊपर क्या रहता है दोस्तों, कलर रहता है कि किस कलर का ये क्या है, फोलेज कैथेटर है, ठीक है। उस जैसे इसमें रेड कलर दे रखा है दोस्तों, ये आपका क्या है, बैलून पोर्ट है, दिस इज बैलून पोर्ट, ठीक है। ये आपका बैलून पोर्ट है। इसके बाद में दोस्तों ये दूसरा जो पोर्ट है इसको बोलते हैं यूरिन ड्रेनेज पोर्ट, यूरिन ड्रेनेज पोर्ट। इसके अलावा ये दोनों जहां पर मिलते हैं ना तो ये वाई सा बन गया, देखो ये क्या बन गया, वाई बन गया। ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं, दोनों पोर्ट जहां पे मिल रहे हैं वहां पे ये वाई बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई जंक्शन। इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वाई जंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर ये आपका बैलून हो ही गया, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज बैलून। और दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पे खुलता है ना, इस आगे वाले पोर्ट के अंदर खुलता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैडर ओपनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके कलर की भी बात कर लेते हैं, जो कलर कोडिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 8 से स्टार्ट करेंगे हम, 8 वहां पर 6 से किया था, 6 से 20 तक किया था, यहाँ पर 8 से करते हैं। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ठीक है। देखो सिंपल चीज क्या है दोस्तों यहाँ पे कि वहां पर भी हमने 14, 16, 18, 20 के अंदर गोरी वर्ड यूज किया था, GORY,
ठीक है, GORY, और यहाँ पर भी क्या रहेगा दोस्तों, गोरी ही रहेगा, GORY ही रहेगा। तो ये आपके लिए सिंपल हो जाएगा कि ये ग्रीन है 14 नंबर, O फॉर ऑरेंज है, R फॉर रेड है, Y फॉर क्या है दोस्तों, येलो है। 22 और 24 जो है दोस्तों, ये 22 नंबर पर्पल है और 24 नंबर जो होता है दोस्तों वो आपका होता है ब्लू। क्या होता है दोस्तों, ब्लू होता है। ठीक है, अब 8, 10 और क्या बच गए, 12 बच गए। तो 8 नंबर होता है ब्लैक, 10 नंबर होता है ग्रे और ये होता है व्हाइट, ब्लैक ग्रे व्हाइट। ठीक है, 8, 10, 12। तो आपको इस प्रकार से याद रख सकते हो कि 14 से 18 तक तो आप 14 से 14, 16, 18, 20 यहाँ तक तो आपको GORY से आप याद रख सकते हो। G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड और Y फॉर येलो। इसके बाद पर्पल, ब्लू। ठीक है, तो ये याद रख लेना ये। तो बिजी, व्हाइट, गोरी, ऐसे याद रख लो। बिजी, कोई भी बिजी हो रही है, कौन, व्हाइट गोरी, एक गोरी है वो कौन सी है, व्हाइट है, व्हाइट कलर की है। ठीक है, बिजी, व्हाइट, गोरी और फिर PB लिख लेना लास्ट में, विजी, व्हाइट, गोरी, PB। ठीक है, उसके अंदर हमने LBBW याद किया था, फिर गोरी, LBBW गोरी, याद है ना। उसके अंदर जो NG ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या याद किया था, LBBW और गोरी। इनको सामने चिपका लो, एक दो को लिख के अपने जहाँ पर पढ़ते हो ना चिपका लो, नहीं तो ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं बार बार आप भूलोगे, याद करोगे, भूलोगे, याद करोगे। ठीक है दोस्तों, इसको इन्फ्लेट करने के लिए ना क्या यूज करते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि भाई बैलून है ना, इस बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि भाई इसके अंदर क्या इंसर्ट करते हैं हम, क्योंकि जो फ्लूइड इंसर्ट करेंगे ना तो उसके बाद वो बैलून फूल जाता है ताकि बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों इसका मैं बहुत अच्छा आंसर आपको बताऊंगा। इसके है ना दो चीजें हम यूज करते हैं इसके अंदर, क्या तो हम यूज करते हैं दोस्तों इसके अंदर वाटर, स्टेराइल वाटर, या हम यूज करते हैं दोस्तों नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, स्टेराइल वाटर भी दे रखा है और नॉर्मल सलाइन भी दे रखा है, आंसर आएगा स्टेराइल वाटर। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर स्टेराइल वाटर नहीं दे रखा और नॉर्मल सलाइन ही दे रखा है, तब आंसर क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल सलाइन आ जाएगा। तो इसमें पूछ सकता है कि फ्लूइड दैट इज यूज टू इन्फ्लेट द बैलून ऑफ द पुलेज कैथेटर, क्या कहलाएगा दोस्तों, वो आपका क्या आएगा उसका आंसर, स्टेराइल वाटर और नॉर्मल सलाइन। चलो अब लास्ट आते हैं, लास्ट के साथ इस क्लास को हम खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ऐसे एक इमेज दे दी थी दोस्तों आपको नोट सेट में, इसलिए मैं हमेशा जब भी ओबीजी पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मैं इमेज देता हूँ आपको। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको करवा रखा था, आप उस वीडियो कोर्स में अगर आप जाके देखोगे तो मैंने आपको कितनी अच्छे से डिटेल में ये ऐसी ही इमेज आपको मैंने करवाई हुई थी। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल एज इट इज आए थे जो मैंने करवाए आपको। एनीमे मुक्त भारत वाला भी बिल्कुल कुछ किसी भी बुक्स में आपको ज़्यादातर नहीं मिलता है, वो मैंने आपको करवा रखा था। और यहाँ पर ये इमेज है ना, ऐसे कैसे डाल रखी थी मैंने भी आपके। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एबनॉर्मल पेल्विस, ये किस प्रकार की पेल्विस है दोस्तों। ठीक है, काइफोटिक है, ऑस्टियो है, नेग्लेज है या फिर रोबर्ट पेल्विस है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी नेग्लेज पेल्विस। ये जो पेल्विस है कौन सी टाइप की पेल्विस है दोस्तों, नेग्लेज टाइप की पेल्विस है। हम एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर एबनॉर्मलिटी है क्या। तो नेग्लेज के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, NaLa, नाला। तो नेग्लेज फॉर्मेशन, नेग्लेज जो पेल्विस है दोस्तों उसके अंदर किसकी प्रॉब्लम रहती है, आला की प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोन होती है, ये सैक्रम बोन है। ठीक है, ये कौन सी बोन है आपकी, ये सैक्रम बोन है। और यहाँ पर ये नीचे की साइड सैक्रम बोन है, ये सैक्रम बोन है। और ये नीचे की साइड क्या दिख रही है दोस्तों, आपकी कोकिक्स दिख रही है। ये क्या दिख रही है, कोकिक्स दिख रही है। सैक्रम और कोकिक्स इस प्रकार से रहती हैं। तो सैक्रम जो बोन है दोस्तों ये इलियक बोन से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई होती, इस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है जो यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, एला के नाम से जानते हैं, एला ऑफ सैक्रम के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साइड में क्या हुआ दोस्तों, ये जो एला है ना ये है ही नहीं, डायरेक्टली इलियक जो बोन है ना इस सैक्रम बोन से आकर क्या होगी, डायरेक्टली जुड़ गई, डायरेक्टली ही जुड़ गई दोस्तों। तो इसे हम डायरेक्टली अगर जुड़ गई है बिना एला के, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नेग्लेज पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो ये जो पेल्विस है जिसके अंदर एक एला क्या होता है, एब्सेंट होता है, NaE, नेग्लेज पेल्विस। क्वेश्चन देखो अब वो क्या क्या बन सकते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि नेग्लेज पेल्विस के अंदर क्या एब्सेंट होता है, तो 1 एला एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है दोस्तों, 1 एला क्या होता है, एब्सेंस होता है। एक क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि रोबर्ट पेल्विस के अंदर दोस्तों क्या एब्सेंट होते हैं, तो दोनों एला। अगर पेल्विस के अंदर दोनों ही एला नहीं है दोस्तों, बोथ एला है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रोबर्ट पेल्विस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्यूनिस शेप्ड पेल्विस जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम काइफोटिक के नाम से जानते हैं। इसे हम और किस नाम जानते हैं, काइफोटिक पेल्विस। इसे और किस नाम जानते हैं दोस्तों, हम काइफोटिक पेल्विस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जो पेल्विस होती है दोस्तों वो होती है ट्राई रेडिएट पेल्विस, ट्राई रेडिएट
पेल्विस। इस ट्राई पेल्विस के अंदर जो इनलेट होता है ना, उसकी शेप ऐसी हो जाती है। इनलेट की शेप कैसे हो जाती है? ट्राई रेडिएट शेप हो जाती है, ट्राई रेडिएट शेप ऑफ पेल्विस। ठीक है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? ट्राई रेडिएट पेल्विस के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम जानते हैं? ट्राई रेडिएट। फ्यूनलिस या फनल शेप पेल्विस क्या होती है दोस्तों? ठीक है, फनल शेप पेल्विस जो होती है उसकी शेप ऐसी होती है, उसकी इनलेट की शेप कैसी हो जाती है? इस प्रकार की शेप हो जाती है इनलेट की। ठीक है, फ्यूनल का मतलब होता है कीप। ठीक है, जो पानी वानी डालने के लिए या किसी भी चीज़ को डालने के लिए हम अंदर, उसको क्या बोलते हैं? हम फ्यूनिस बोलते हैं, कीप बोलते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना कि कोई भी चीज़ गिरे नहीं बाहर। हम एक बोतल से, छोटी बोतल है मान लो, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पानी डालने के लिए, तो उसे कीप बोलते हैं। तो ऐसी शेप होती है वो। ठीक है, ऐसा होता है ना कीप। गाँव में जो पेट्रोल बेचते हैं वो ऐसी कीप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसी शेप होती है, फनल शेप कहलाती है। ये क्या कहलाती है? फनल शेप, फनल शेप्ड पेल्विस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक रैकेटिक पेल्विस भी होती है। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, रैकेटिक पेल्विस, वो भी एब्नॉर्मलिटी है। रैकेटिक पेल्विस के अंदर क्या होता है दोस्तों? ये इनलेट का जो डिप्रेशन है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये डिप्रेशन है दोस्तों, जो एंड्रॉइड पेल्विस में भी पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? और ज़्यादा हो जाता है। और रिकेट्स के अंदर देखने को मिलता है ये। जिसकी भी फीमेल को पहले रिकेट्स हुआ है ना, उसको ज़्यादा देखने को ये मिलता है। रैकेटिक पेल्विस के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ट्रांसवर्स जो डायमीटर वो नॉर्मल रहता है। ट्रांसवर्स डायमीटर क्या मिलता है? ट्रांसवर्स जो डायमीटर है वो नॉर्मल मिलेगा, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रैकेटिक पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? रैकेटिक पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा पेल्विस जो होती है दोस्तों, वो कितने प्रकार की होती है मेनली? तो पेल्विस 4 प्रकार की होती हैं। चलो लिखवा देता हूं। पेल्विस 4 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है आपकी गायनिकोइड पेल्विस, गायनिकोइड पेल्विस। एक होती है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एक होती है दोस्तों आपकी एंड्रॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस। और एक होती है आपकी प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। ठीक है, 4 शेप होती हैं। गायनिकोइड पेल्विस का जो इनलेट है वो बिल्कुल राउंड शेप का होता है। एंड्रॉइड जो पेल्विस होता है दोस्तों, उसका जो प्लेटिप्लॉइड का कैसा होता है? ऐसा होता है। और एंथ्रोपॉइड का ऐसा होता है। लॉन्ग ओवेल शेप बोलते हैं इसको हम, लॉन्ग ओवेल शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ट्रांसवर्ज ओवेल है। इस शेप किस नाम जानते हैं? ट्रांसवर्ज ओवेल के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसवर्ज ओवेल होता है। एंड्रॉइड का जो शेप होता है दोस्तों, वो कैसा होता है? आपको हार्ट शेप होता है। कैसा होता है दोस्तों? हार्ट शेप होता है। ठीक है, या इसको हार्ट शेप लिख दें, वै शेप लिख दें। यहाँ पर इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप कहलाती है। ये कैसे कहलाता है? किडनी शेप होती है। सबसे ज़्यादा नॉर्मल, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गायनिकोइड होती है। उसके बाद एंथ्रोपॉइड 25% केस के अंदर, एंड्रॉइड 20% केस के अंदर, और 5% केस के अंदर सबसे कम मात्रा में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? आपकी प्लेटिप्लॉइड पाई जाती है। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? आपकी प्लेटिप्लॉइड पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। थोड़ा सा मैंने आपको पेल्विस के बारे में बता दिया। आगे कभी भी पेल्विस आया तो बाकी की सारी चीज़ें उस पेल्विस के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पर तो एक्चुअली में सिर्फ एबनॉर्मलिटी थी, तो मैंने चारों जो एबनॉर्मलिटीज है दोस्तों उनके बारे में बता दी। ठीक है, काइफोटिक पेल्विस हो गई। ठीक है, इसको जो फनल से पेल्विस है वो भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओस्टियो पेल्विस ऐसा कुछ है नहीं। रोबोट पेल्विस मैंने बता दिया, नेग्लेज पेल्विस मैंने आपको बता दिया। तो ये सब आपकी क्या हो गई दोस्तों? एबनॉर्मलिटीज हो गई। तो लगभग हमने शायद 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और नहीं भी पढ़े तो अगली क्लास के अंदर और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।